नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग आप ये समझ लो कि 60 to 70% जो है, 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि मैप जो है, मैप की अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, तो 5 नंबर आप इस मैप को देख के फिक्स कर सकते हो। ठीक है, मैप की वीडियो को आप देखिए और 5 नंबर फिक्स कर ले। साथ ही साथ आपको पता है कि एमसीक्यू भाई 21 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके हिस्ट्री में। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए मैंने टॉप 50 एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिया है, जो कि आपके हिस्ट्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो आप एमसीक्यू की भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि आप अगर चैप्टर की वीडियो को देख लेते हो तो भाई सब हो जाएगा, सब। ठीक है, एमसीक्यू भी आप कर दोगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर दोगे, है ना। तो चैप्टर में क्या है कि भाई चैप्टर्स की वीडियो की खासियत है कि एनिमेशन के थ्रू पूरे सिलेबस को मैंने कंप्लीट करवा रखा है। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और जो आपका फाइनल एग्जाम अभी होने वाला है उसमें आसानी से आप मचा सकते हो भाई। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी मैं बात करूं तो कुछ सपोर्ट मटेरियल से भी मैंने ऐड किया है और कुछ अपनी पीडीएफ से। ज़्यादातर अपनी पीडीएफ से ही मैं बताने वाला हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लगेगा कि सपोर्ट से आपको करवाना है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और सभी क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। ठीक है, सभी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको करके जाना है वो है मेसोपोटामिया का अर्थ। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है मैसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, और दूसरा है पोटामोस जिसका अर्थ होता है नदी, है ना। यानी कि जो मेसोपोटामिया है वो दजला और फरात नदी के बीच का भूभाग है। ठीक है, इस समय इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इस समय इसको हम इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दजला और फरात नदी के बीच के भूभाग को हम क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, या यूरोप वासी मेसोपोटामिया को क्यों महत्व देते थे? तो इसके पीछे पहला रीजन ये था कि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में उसका उल्लेख था, है ना। और ओल्ड टेस्टामेंट में जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें सिमार का उल्लेख किया गया था, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईंटों से बनी भूमि, या ईंटों से बनी हुई, मतलब जो शहर है, शहर की भूमि है, उस ये मतलब होता है इसका। तो बाइबल के प्रथम भाग में इसका उल्लेख था। इसके अलावा जो हमारे यूरोप के जो विद्वान थे वो मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, पूर्वजों की भूमि बताते थे। तो इस वजह से मेसोपोटामिया यूरोपवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसके बाद ये आ जाता है हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 8 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। हर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया ने इस विश्व को क्या दिया है? दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है मेसोपोटामिया के लोगों की? आखिरकार हम इनको इतिहास के पुस्तक में इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो इन्होंने ऐसा दिया होगा। तो देखिए, मेसोपोटामिया को सबसे बड़ी जो देन है वो है उनकी काल गणना और गणित की परंपरा। काल गणना यानी कि जो समय की गणना करते थे उसके बारे में, और गणित के बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। जैसे कि हमारे हमारे को ना लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है, मिट्टी की पट्टिकाएं मिली है। उस पर गुना, भाग, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारे सिद्धांत, वर्गमूल के सिद्धांत की सूची मिलती है, जिससे पता लगता है कि गणित के सिद्धांत इन्होंने विकसित किए थे, सारे गणित के सिद्धांत। इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने समय को विभाजित कर रखा था, पूरे एक वर्ष को 12 महीने में, है ना। एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में। ये जो विभाजन किया है ये भी मेसोपोटामिया के लोगों की ही देन है, और ये सारा कुछ उन्होंने ही कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य और चंद्र ग्रहण के घटित होने के अनुसार उन्होंने वर्ष, माह और दिन का सही हिसाब का गणना उन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा शहरीकरण के विकास की बात करें तो सबसे पहले शहरीकरण का विकास भी यहीं पे हुआ था। इनको सौर मंडल का भी अच्छा खासा नॉलेज था, यानी कि खगोल विद्या का भी इनको अच्छा खासा नॉलेज था। तारों और तारामंडल की मतलब बखूबी से उसकी गणना कर लेते थे। इसके अलावा लेखन कला की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत भी यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं, मेसोपोटामिया के लोगों ने ही ये सारी चीज़ें दी है। एक खेती की शुरुआत की भी आप डाल सकते हैं, एक 8वां पॉइंट कि भाई खेती की शुरुआत भी सबसे पहले यहीं से होता है, तो वो भी पॉइंट आप डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये भी करके जरूर जाना भाई, 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
मेसोपोटामिया का भूगोल। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया की अगर हम भूगोल की बात करेंगे या भौगोलिक दशा की बात करेंगे तो इराक, जिसको हम अभी इराक के नाम से जानते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया जो है वो भौगोलिक विविधताओं का देश है। ठीक है, और मेसोपोटामिया की अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान है। यहाँ काफ़ी सारी मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर एरिया है। ठीक है, देखो यहाँ की अगर पूर्वी वैसे नहीं था, पूर्वोत्तर भाग हो गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लेना, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भाग। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वच्छ झरने बहते हैं, जंगली फूल है ना, खेती के लिए पर्याप्त वर्षा भी यहाँ पे हो जाती है। और सबसे पहले जो मेसोपोटामिया के जिस एरिया में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी वो इसका पूर्वोत्तर भाग ही था। यहाँ पे लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास खेती की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया के अगर उत्तरी भाग की बात करोगे तो ये स्टेपीज घास का मैदान था, यानी कि समतल घास के मैदान थे। और इस वजह से यहाँ के लोग जो थे वो पशुपालन ज़्यादा करते थे। खेती की तुलना में यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि ये बढ़िया साधन था, सस्ता भी होता है इन एरियाओं में, है ना। उत्तरी भाग में सर्दियों में वर्षा के वक्त यहाँ पे भेड़ बकरी आके जो चारे वगैरह हो जाते थे, उससे उनका भरण पोषण हो जाता था, है ना। मेसोपोटामिया की अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तानी इलाका है ना, लेकिन सबसे पहले नगरों का विकास यहीं पे देखने को मिलता है। दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे ये सब क्यों हो पाया, तो यहाँ पे दजला और फरात नदी अपने साथ क्या लेकर आती है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है अपनी जलधाराओं के साथ, है ना। और इससे खेती अच्छी हो जाती है, खेतों की सिंचाई भी हो जाती है। साथ ही साथ नदियों में मछलियाँ भी मिल जाती है, मछलियों की कोई कमी नहीं है। गर्मी में खजूर के जो पेड़ है वो खूब फल देते हैं। तो इस वजह से दक्षिणी भाग जो है वहाँ पे शहरी जीवन और लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन हम करके जाएंगे वो है मेसोपोटामिया में माल को लाने ले जाने के साधनों का उल्लेख कीजिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया के आयात और निर्यात का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों सेम ही क्वेश्चन रहेगा। आयात निर्यात आप समझते हैं इसका मतलब, है ना। आयात का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ दूसरे देश को देते हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया के लोग आयात निर्यात भी करते थे। देखिए आप सभी को मालूम है कि मेसोपोटामिया में खेती बहुत अच्छी होती थी, यानी कि खाद्यान्न जो संसाधन है ना, खाद्य जो संसाधन है, खाने पीने की जो चीज़ें है, उसकी कोई कमी नहीं थी। वहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव था, खनिज संसाधनों की बहुत कमी थी, है ना। दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार और मोहर बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए जो धातु है वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने तुर्की, ईरान, है ना, जैसे देशों से खनिज पदार्थ मंगाने शुरू कर दिए, और उसके बदले वो क्या करते थे, उनको खाने पीने की जो चीज़ें थी, खेती से जो पर्याप्त जो फसल है उनको देते थे, मतलब निर्यात करते थे। देखो मेसोपोटामिया में व्यापार के लिए जो बैलगाड़ी है उसको ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन ये थोड़ा खर्चीला साधन था, है ना। खर्चीला साधन क्यों था, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी है, तो इस वजह से ज़्यादा खर्चीला माना जाता था। तो मतलब वैसे साधन ये इस्तेमाल में ज़्यादा लाया जाता था, लेकिन जो सबसे बढ़िया साधन था वो जल मार्ग था, है ना। जल मार्ग के माध्यम से परिवहन जो था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता था, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते थे इस चीज़ को। और उस समय जो था वो फरात नदी जो था वो विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था, तो इसका इस्तेमाल बहुत पैमाने पे व्यापार के लिए होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। देखो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अगर एग्जाम दे के आएंगे आपको पता लग जाएगा कि रोशन भैया जो क्वेश्चन बताए हैं वास्तव में आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई, आप लोगों से मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, बीच में एक आध बार मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो। आप अगर लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब अपने आप शेयर कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचा देगी, है ना। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और अगर आपको लगता है कि भाई और ज़्यादा सपोर्ट आप मेरे को करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में लगता है मेहनत। अभी देखो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की भी हो सकती है और नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो मेरे को लगा कि हाँ यार मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरे को कुछ करना चाहिए, वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाइए। इस वजह से मैं बीमार होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भाई
मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालना है, मतलब लेखन कला का विकास कैसे हुआ वहाँ पे, और मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार से ये जो लेखन कला है वो मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेखन कला की बात करेंगे, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे जो सबसे पुरानी जो पट्टिका पाई गई है ना, वो 3200 ईसा पूर्व की है, जो इस बात को दर्शाता है कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया होगा। और ये जो पट्टिका मिली है, इस पर हमें बहुत सारे बैल, मछली, रोटियों के चिन्ह मिले हैं, बहुत सारे चित्र और चिन्ह मिले हैं, और लगभग 5000 से भी ज़्यादा सूचियाँ यहाँ पे बनाई हुई मिली है ना। अब लेखन कला का विकास हुआ कैसे होगा, तो जब इंसान को, जब मानव जो थे उनको अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखना था, है ना, हिसाब किताब रखना था, तभी जाके लेखन कला का विकास उन्होंने किया होगा। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य करते थे। वो पहले क्या करते थे, चिकनी मिट्टी की पट्टिका, मतलब चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद कर उसको थाप कर एक ऐसा आकार दे देते थे जिससे कि उसको आसानी से हाथ में पकड़ सकते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, सरकंडे की तीखी नोक से उस पर किलाकार चिन्ह बनाते थे। उनकी लिपि का नाम क्या था, किलाकार लिपि थी। ठीक है, किलाकार लिपि के माध्यम से फिर उस पर लेखन कार्य करते थे वो। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल, लेखन कला का इस्तेमाल किस लिए होता था, तो भूमि का जो हस्तांतरण है यानी कि ट्रांसफर है, उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लेखन कला है वो मानव विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगर लेखन कला का विकास नहीं होता तो आप सोचे कि आज आप जितना भी इतिहास पढ़ पा रहे हैं, जितना भी इतिहास के बारे में आप जानते हैं, आप जान पाते क्या? जो लिखित रूप में हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं होता तो हम जान नहीं पाते। जो इतना ज़्यादा हम हिसाब किताब रखते हैं, अपनी चीज़ों को मतलब संभाल के नियोजित तरीके से हम चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो पाती नहीं हो पाती। तो लेखन कला कहीं ना कहीं इंसानी जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि हम राजा महाराजाओं की उपलब्धियों को, पुराने समय के बारे में जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम लिख के रख सकते हैं, है ना, इस माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया की मंदिरों की विशेषता। ठीक है, ये मंदिरों की विशेषता वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है आप लोगों को। तो देखिए जो मेसोपोटामिया की मंदिरों की हम बात करें तो सबसे पहले मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना था। ठीक है, मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना होता था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे, जैसे कि उर यानी कि चंद्रदेव थे हमारे, इंदाना यानी कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। ठीक है, उर चंद्रदेव थे, इंदाना युद्ध और प्रेम की देवी, ये जरूर याद रखना। मंदिर ईंटों से बनाए गए थे, है ना। समय के साथ मंदिर का विस्तार होता गया, उसके अंदर खुले आंगन और चारों ओर कई कमरे भी बनाए गए। कुछ मंदिर साधारणतः घर जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी न किसी देवी देवताओं के घर ही होते हैं, है ना। अब देखो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो देवी देवताओं को कई प्रकार के उपहार और भेंट चढ़ाते थे, जैसे कि अंडे, मछली, अन्न, दही वगैरह उनको चढ़ाते थे देवी देवताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में संकट आने के क्या कारण थे। अब आपको पता है कि मेसोपोटामिया की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, लेकिन कई बार वहाँ की कृषि जो थी वो संकट से घिर जाती थी। इसके पीछे का क्या रीज़न था, तो रीज़न ये था कि कई बार फरात नदी अपनी धाराओं के साथ ज़्यादा पानी ले आती थी, जिस वजह से फसल डूब जाते थे। कभी कभी नदी अपना जलधारा बदल लेती थी, है ना। तो जलधारा बदलने की वजह से क्या होता था कि जो नीचे के लोग थे उनको पानी नहीं मिल पाता था। जैसे मान लो कि नदी पहले इधर बह रही है, इधर खेत है किसानों की, है ना, इधर इधर खेत है चारों तरफ, लेकिन अब नदी ने अपना जलधारा बदल लिया, तो ये जो नीचे वाले लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा और उनका खेत सूख जाएगा, है ना। इसके अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थी, जैसे कि ऊपर के जो रहने वाले लोग थे वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल में ला लेते थे, जिससे कि नीचे वाले गाँव के लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। कई बार क्या होता था कि ऊपर के जो लोग थे वो नदी में गाद जमा देते थे, गाद यानी कि गंदगी जमा दिया, तो इससे भी नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, क्योंकि गाद जमने की वजह से पानी का जो जलधारा है वो रुक जाता था, है ना, बहाव रुक जाता था, तो इस वजह से नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, और इस वजह से कई बार जमीन और पानी के लिए झगड़े वगैरह होते रहते थे। ठीक है, ये कर लेना। आगे आ जाते हैं उड़नगर के बारे में। उड़नगर के बारे में अपने को जरूर करके जाना है। उड़नगर की नगर व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए उड़नगर की बात करूँ तो यहाँ पे नगर नियोजन पद्धति, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, नगर नियोजन पद्धति का यहाँ पे अभाव था। ठीक है, क्योंकि जो गलियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार और पतली थी, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ बनाई गई थी, है ना, जिस वजह से पहिएदार जो वाहन थे ना वो गलियों के अंदर नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से लोग सामान वगैरह जो थी वो अपने कंधे पे लाद के या फिर गधों पे लाद के ले जाते थे। ठीक है, जल निकासी व्यवस्था की अगर हम बात करें
तो जल निकासी घरों के भीतर आंगन में होता था, है ना, ताकि बाहर गली में पानी से कीचड़ ना हो सके, है ना। दरवाजे के निर्माण की अगर हम बात करें तो और नगर में कमरे के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होके आते थे जो आंगन में खुला करते थे, जिससे कि घर की गोपनीयता बनी रहती थी। मतलब कि मेन गेट ज़्यादातर आंगन की तरफ बना होता था, है ना, जिससे कि घर की जो गोपनीयता है, घर की जो बातें घर में रहे, है ना। इसके अलावा घरों के बारे में कई प्रकार की अंधविश्वास को भी फॉलो करते थे वो, ठीक है। घरों के निर्माण के बारे में कई प्रकार के अंधविश्वास थे, जैसे कि घर की दहलीज ज़्यादा ऊपर उठी होगी तो धन दौलत आएगा, है ना। सामने का दरवाजा अगर दूसरे के घर के तरफ नहीं खुलेगा तो सौभाग्य प्रदान करेगा ये हमें। तो इस तरीके के अंधविश्वास को फॉलो करते थे वहाँ के लोग। कब्रिस्तान की बात कर लेते तो और नगर में कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासकों और अन्य लोगों की समाधि पाई गई है, मगर ज़्यादातर देखा गया कि लोग जो थे वो अपने घरों के नीचे ही अपने मृतकों को दफना देते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ठीक है, खानाबदोशों के बारे में है ये क्वेश्चन। जो खानाबदोश पशुचारक होते हैं, यानी कि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने पशुओं के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। तो देखिए, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल भाई सही बात है कि ये जो खानाबदोश पशुचारक थे ना, वो शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे। वैसे फायदेमंद भी थे, लेकिन ज़्यादातर खतरा उत्पन्न करते थे, क्योंकि किसानों और जो गररिये होते थे, गररिये इन्हीं के लिए यूज हो रहा है। खानाबदोश पशुचारकों के लिए ये शब्द यूज हो रहा है, गररिये, ठीक है। इनके बीच में झगड़े हो जाते थे, कई कारण थे, जैसे कि कई बार जो ये पशुचारक होते थे, अपने जानवरों को किसानों द्वारा जो बोए हुए फसल है वहाँ से लेके जाते थे, जिससे कि किसानों के फसल की हानि होती थी, उनके फसल नष्ट हो जाते थे। मतलब खानाबदोश पशुचारक है, वो कई बार गांव पर हमला कर देते थे और किसानों का जो सामान है उसको लूट लेते थे, है ना। कई बार किसान भी भाई इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे, जिसकी वजह से दोनों में फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाता था, है ना। तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता देना, बस काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। मारी नगर क्यों समृद्ध था। आपको पता है कि मेसोपोटामिया में जो सबसे समृद्ध नगर जो था वो मारी नगर था। मारी नगर समृद्ध क्यों था, है ना। तो मारी नगर अपने व्यापार की वजह से समृद्ध हुआ था। यहाँ पे जो व्यापार होता था, व्यापार के आधार पर समृद्धशाली शहरी केंद्र था ये, है ना। यहाँ से लकड़ी, तांबा, नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिणी भाग में, जैसे कि तुर्की, सीरिया तक लाए और ले जाए जाते थे। अब मारी के अधिकारी लदे हुए माल का जांच करते थे कि भाई इसमें क्या लदा हुआ है। उसके बाद जो भी जांच करते थे, जांच करने के बाद 10% प्रभार वसूलते थे, यानी कि शुल्क वसूला करते थे। और इसी शुल्क की वजह से, इसी व्यापार की वजह से मारी नगर समृद्ध होता जा रहा था, ठीक है। और 2000 ईसा पूर्व के आसपास पता है कि ये एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था, है ना। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 ईसा पूर्व की बात। तो ये आपका मारी नगर के बारे में हो गया। अब इस चैप्टर से एक आध सपोर्ट मटेरियल से भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, यहाँ पे 8 मार्क्स में 3 क्वेश्चन दे रखा है, और तीनों ही क्वेश्चन लगभग हम कर ही चुके हैं। मैंने जो अपनी पीडीएफ में जो आपको आंसर बताया है, क्वेश्चन आंसर करवाया है, उसी में से है क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मंदिर मेसोपोटामिया संस्कृति के विभिन्न अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पूरी तरीके से मंदिरों के बारे में बता रखा है, लेकिन 8 पॉइंट में है, तो इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट बताएंगे। वहाँ पे लगभग 5 से 6 पॉइंट था, आपको 8 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। उक्त कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। अब देखो, क्वेश्चन को घुमाया गया, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा है ना। पूछ ही रहा है कि भाई मेसोपोटामिया के लोगों ने इस दुनिया को क्या दिया है, लेकिन बस पूछने का तरीका चेंज कर रखा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी यही बताना है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है, ठीक है। लेकिन काल गणना और गणित के सिद्धांत को ज़्यादा आपको जोर देना है, उसके बारे में ज़्यादा बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है, 3 तरीके से, बल्कि ऊपर वाला भी है और इसमें भी, जैसे मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कि विश्व को क्या देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूँ समझ लो कि फिक्स है भाई, आपके पेपर में जरूर नजर आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में ही मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, वही सारी बातें बता रखी है जो मैंने अभी आपको समझाया है
है ना। सो प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए, है ना। इसमें आपको बताना है कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या है हमारे पास। पहला स्रोत है पाठ्य सामग्री, जो पढ़ने लायक जो चीजें हैं, जैसे कि उस समय का इतिहास है ना, पत्र है, व्याख्यान है कोई भी चीज का, या फिर प्रवचन जो धर्मगुरु द्वारा जो प्रवचन दिए गए, या फिर कानून है, ये सब किस में शामिल हो जाता है, पाठ्य सामग्री में शामिल हो जाता है। ये भी स्रोत है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। अगला स्रोत है दस्तावेज, जो लिखित दस्तावेज है, जो मोटी किताबों के रूप में या शिलालेख के रूप में लिखे गए हैं, जैसे कि इसमें अभिलेख को भी शामिल कर लिया जाता है। वैसे अभिलेख ज्यादातर भौतिक अवशेष में शामिल होता है, ठीक है। पत्थरों पे लिखे कुछ शिलालेख है, या फिर पांडुलिपि। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दस्तावेज का पांडुलिपि हो सकता है, जो कि हाथों से लिखी जाती थी, तो इससे भी हम जान सकते हैं। तीसरा स्रोत है भौतिक अवशेष, जो जमीन के नीचे से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, है ना, आभूषण वगैरह हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपेट क्या था। प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपेट जो है, ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद करके रखना जरूर। अगला है रोमन साम्राज्य की राजनीति के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे शॉर्ट में आंसर बता रखा है, मैं आपको यहाँ पे डिफाइंड भी कर दूंगा, तीनों के बारे में बता दूंगा। तो रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी जो थे, यानी कि जो साम्राज्य को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उसमें सबसे पहले सम्राट आता है। सम्राट सबसे ऊपर था और सत्ता का सबसे प्रमुख केंद्र था, ये अपने आप को प्रथम नागरिक कहता था, है ना। दूसरे नंबर पर सेनेट आ जाता है, जो कि एक अभिजात वर्ग थी, बहुत ज्यादा धन दौलत वाले होते थे। और जब सम्राट व्यवस्था यहाँ पे कायम नहीं हुआ था, तो सत्ता को पहले कौन संभालते थे, सेनेट ही संभालते थे यहाँ पे। तीसरी जो इकाई थी साम्राज्य की, जो तीसरे प्रमुख खिलाड़ी थे, वो है सेना, जो कि एक पावरफुल सेना थी, जिसमें सभी सैनिकों को वेतन दिया जाता था, और राजा की किस्मत को ये निर्धारित करते थे कि कोई राजा जीतेगा या हारेगा, है ना। तो ये 3 प्रमुख खिलाड़ी हो गए। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की सेना की प्रमुख विशेषता बताइए। रोमन सेना की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें, तो रोमन सेना एक व्यावसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिकों को क्या मिलता था, वेतन मिलता था। और सेना में सभी को 25 वर्ष तक काम करना होता था, और सेना में सैनिकों की संख्या लगभग 6 लाख तक थी, ठीक है। रोमन सेना के पास सम्राट के भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति थी, यानी कि किसी भी सम्राट का किस्मत यही निर्धारित करते थे, है ना। सेनेट सेना से घृणा करती थी, क्योंकि सेना हिंसा करते रहते थे, है ना। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो रोमन सेना के बारे में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी का संकट। रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। देखो, तो रोमन साम्राज्य के लिए क्या था कि पहली और दूसरी शताब्दी जो था ना, वो शांति, समृद्धि और विस्तार का समय काल था, है ना। लेकिन तीसरी शताब्दी जो था, वो तनाव से भरा हुआ था। अब तीसरी शताब्दी यानी कि लगभग 225 ईस्वी की हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनका पड़ोसी राज्य है ईरान में क्या होता है, एक ससानी वंश का उदय होता है, जो कि बहुत ही आक्रमणकारी वंश थे, इनका उदय देखने को मिलता है। और ईरान में जो ससानी वंश का उदय हुआ, उसका एक राजा था जिसका नाम था शापुर प्रथम। उसने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया, है ना। और जो रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो है एंटीओक, उस पर उसने कब्जा भी कर लिया। इसके अलावा कई जर्मनी मूल के जनजातियों ने भी राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। इस वजह से जो रोमन वासी थे, उनको डैन्यूब नदी के आगे का जो हिस्सा था, उसको छोड़कर भागना पड़ा था। इसके अलावा इसी समय में क्या होता है कि रोमन जो सम्राट होते हैं, उनको विदेशी बर्बरों से भी युद्ध करना पड़ता है। ये विदेशी बर्बर जो थे, वो मारकाट में विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा। तो इन सभी युद्धों की वजह से क्या होता है कि लगभग 47 वर्ष में 25 सम्राट सत्तासीन होते हैं, है ना। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि तीसरी सदी जो था, वो यहाँ के लोगों के लिए, रोमन साम्राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा तनाव से भरा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रोमन समाज की विशेषताएं बतानी है। देखिए, रोमन समाज में एकल परिवार का चलन था, है ना, जहाँ पे एकल परिवार मतलब माता पिता और बच्चे, बस उन्हीं को एक साथ रहते थे ज़्यादातर। परिवार में दास को गिना जाता था, परिवार में दास को शामिल करते थे, क्योंकि वयस्क पुत्र जब वयस्क हो जाता था, तो अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ नहीं रहता था, लेकिन दास हमेशा अपने मालिक की सेवा में रहते थे, इसीलिए परिवार में ही उनको शामिल किया जाता था। महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार था। माता पिता की मृत्यु के बाद महिलाओं का संपत्ति पे अधिकार हो जाता था पूरी तरीके से।
तलाक देना बहुत आसान था उस समय। एक बार मियाँ बीवी में से किसी ने बोल दिया कि भाई तलाक चाहिए तो हो गया, बस बात खत्म। विवाह की आयु, भाई विवाह की आयु पुरुषों के लिए 28 से 29, 30 से 32 की एज में शादी कर लेते थे। लड़कियों के लिए बात करें तो 16 से पूरा 23 के का टाइम था जिस एज में वो शादी करते थे। विवाह का नियोजन जो था वो पूरी तरीके से परिवार द्वारा होता था, परिवार ही तय करते थे विवाह किससे और कब करना है, ठीक है। स्त्रियों की पिटाई बहुत ज़्यादा होती थी भैया। जो पुरुष होते थे, पति होते थे, वो अपनी महिलाओं पे खूब अत्याचार करते थे और स्त्रियों की पिटाई जम के करते थे, जो कि सही बात नहीं थी। बच्चों को मारना, अब देखो भाई, बच्चे को मारने के लिए पिता क्या करते थे, उनको ठंड में छोड़ देते थे। कई बार ठंड में ऐसे नंगा वगैरह छोड़ दिया ताकि मर जाए वो, समझ रहे हो। काम चलाऊ साक्षरता थी, यानी कि इतने ही पढ़े लिखे लोग थे जितना भी उनका काम चल जाए। ज़्यादा डिग्री विग्री लेने का सिस्टम यहाँ पे नहीं था, समझ रहे हो, बस। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता थी, मतलब यहाँ पे भारत की तरह ही अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। बस ये रोमन समाज के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति देखो तो यहाँ पे व्यापार वगैरह की हम बात करेंगे। तो देखो रोमन साम्राज्य जो था वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में फैक्ट्री, बंदरगाह, है ना, खाने खदाने, जैतून की तेल की फैक्ट्रियाँ मौजूद थी। अब यहाँ पे क्या होता है, कंटेनरों का प्रयोग होता था। जैतून का तेल है, शराब है या अन्य तरल पदार्थों को ढोने के लिए एक कंटेनर का इस्तेमाल होता था जिसको एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है। एम्फोरा कंटेनर होता था एक प्रकार का। और जैतून का जो तेल था वो विशेष प्रकार के कंटेनर में ढोया जाता था जिसको हम ड्रेसर 20 बोलते हैं। ड्रेसर 20 नामक कंटेनर में जैतून के तेल को ले जाया जाता था। जल शक्ति का इस्तेमाल होता था। मशीनों को चलाने के लिए वहाँ के लोग क्या करते थे, जल शक्ति का प्रयोग करते थे। स्पेन से सोने और चांदी की खदानों से जल शक्ति के माध्यम से खुदाई वहाँ पे होती थी। संगठित व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था थी, है ना, व्यापार बिल्कुल संगठित थी, नियम कायदे के अनुसार चलता था। बैंकिंग की व्यवस्था अच्छी थी जिससे कि लोगों को पैसे भी उधार मिल जाते थे व्यापार करने के लिए। तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं रोमन साम्राज्य के दासों की स्थिति। दासों के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो देखो दासों की अगर हम बात करें, गुलामों की यहाँ पे बात होगी। ऑगस्टस के समय काल में इटली की आबादी 75 लाख थी, जिसमें से 30 लाख तो भाई दास थे। दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, यानी कि पैसों के लिए उनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था, है ना। दासों को छोटे छोटे समूहों में बांट के रखा जाता था ताकि ये पता लग जाए कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोर है। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए उनके शरीर को गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, निशान बना दिया जाता था, ताकि अगर कोई दास भाग जाए ना तो पता लग जाए कि हाँ भाई ये मेरा दास है। जैसे कि अभी आप देखोगे, है ना, अभी आप गायों के साथ देखोगे, जैसे गायों जो गाय है हमारी, उनके शरीर पे भी बहुत सारा मतलब निशान वगैरह बना देते हैं ताकि पहचान हो सके कि भाई ये हमारी गाय है ना। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पैरों को जंजीरों से भी बांधा जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, परवर्ती बुरा काल क्या है और इस काल में सुधार तथा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। देखो परवर्ती बुरा काल जो है वो लगभग रोमन साम्राज्य में 4वीं से लेकर 7वीं सदी का जो समय काल है वो परवर्ती बुरा काल का समय काल है। इसमें इसके उद्भव, विकास और पतन की पूरी कहानी का वर्णन किया जाता है, ठीक है, परवर्ती बुरा काल में। अब इस समय कुछ धार्मिक परिवर्तन होते हैं। धार्मिक परिवर्तन में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया जाता है। 4वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी में इसी समय में इस्लाम धर्म का भी उदय देखने को मिल जाता है। राज्य के ढांचे में क्या क्या परिवर्तन होता है रोमन साम्राज्य में इसी समय काल में। तो सम्राट डायोक्लिशियन ने साम्राज्य का विस्तार अधिक होते हुए देखा। तो उसने देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। उसने क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया, है ना। साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए ताकि साम्राज्य ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। प्रांतों का पुनर्गठन करवाया। सैनिक और असैनिक कार्यों को उसने अलग करवा दिया। अपने सेनापति, जो उसके सेनापति थे, उनको ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान कर दिया ताकि उसके सेनापति ज़्यादा अच्छे से काम करे और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। इसके अलावा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो उसने मुद्रा प्रणाली को सुधारा। सॉलिड्स नाम का एक सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। किसने चलाया था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बनाई जिसका नाम था कुंस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया था, जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था ये राजधानी। सुधार के प्रभाव क्या रहे, तो देखिए सुधार के प्रभाव शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि आई, स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए, भोग विलास के साधन में वृद्धि हो गई, शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए, जो अमीर लोग थे और ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, ये इसके प्रभाव हो गए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर कर लेना। अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दे रखा है, हम इस क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं, तो बस मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आंसर आप लोग खुद कर दोगे। क्वेश्चन ये है कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षण क्या है। सबसे पहले रोमन समाज को आधुनिक, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, जैसे कि अभी के समय की समाज की हम बात कर रहे हो, ऐसा दर्शाने वाले कौन कौन से पॉइंट है ना। तो रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट्स में एकल परिवार का प्रचलन बता सकते हो, ये आधुनिक दर्शाता है इसको। सांस्कृतिक विविधता थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तलाक देना बहुत आसान था, है ना, महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार था, और विवाह की आयु, इन सभी को आप डिफाइंड भी करेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा रोमन समाज हो गया। रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट क्या है, तो मजबूत आर्थिक ढांचा, कंटेनरों का प्रयोग होता था, धन का व्यापक प्रयोग था, जल शक्ति का प्रयोग, संगठित बैंकिंग व्यवस्था थी वहां पे। तो ये सारे पॉइंट हम ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट और फिक्स क्वेश्चन, कि चंगेज खां कौन था, वह मंगोलों का महानायक कैसे बना, है ना। चंगेज खां के बारे में आपको बताना है, पूरी स्टोरी उसकी बता देनी है, लिख देनी है। तो देखिए चंगेज खां का जन्म 1162 ई में हुआ था, मंगोलिया में उन्नोन नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था, है ना। उसका जो आरंभिक नाम था वो क्या था, तेमुजीन। क्या नाम था, तेमुजीन। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कि कियात कबीले के मुखिया थे, और अल्प आयु, जब वो छोटा था तभी उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। अतः उसकी जो माँ थी ओलोइन ईके, नाम क्या था माँ का, ओलोइन ईके। तेमुजीन और उसके सगे भाई का बहुत ही मुश्किल से पालन पोषण उसने किया था। 1170 के दशक में तेमुजीन का अपहरण होता है, उसको दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लेते हैं उसको। उसकी पत्नी जो होती है बोर्टी, उसका भी अपहरण कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लेते हैं उसको भी। उसकी अपनी पत्नी को चुराने के लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। विपत्ति के समय में उसने कुछ मित्र भी बनाए, जैसे कि बोगो रचू जो था उसका पहला मित्र था, सदैव तेमुजीन का साथ दिया इसने, है ना, एक बहुत बढ़िया मित्र था। तेमुजीन का सगा भाई जो था जम्मू का, वो भी इसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने पिता के वृद्ध भाई जो तुगरलिंग उर्फ ओक खान था, शॉर्ट में ओक खान बोल दो, ओक खान था, उसके साथ पुराने रिश्ते को जीवित किया था, है ना। यह कैराइट लोगों का शासक था, ओक खान की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो तेमुजीन का सगा भाई जो था जम्मू का, वो बाद में उसका शत्रु बन जाता है। 1180 से 90 के दशक में उसे तेमुजीन ने क्या किया, वो खान की सहायता से जम्मू का जैसे दुश्मनों को हराया उसने। जम्मू का को पराजित करने के बाद तेमुजीन का आत्मविश्वास बढ़ गया और वो अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया। उसने इनमें से उसके पिता की हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट और स्वयं ओक खान शामिल था। इन सबको उसने हरा दिया। सबको हराने के बाद 1206 में उसने जम्मू का और नीमम जो लोग थे उनको भी उसने निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। सभी को जब पराजित कर दिया तो उसके बाद जो कुरिलताई है, कुरिलताई जो की सभा बुलाई जाती है, सरदारों की सभा बुलाई जाती है और वहाँ पे फिर उसको उपाधि दी जाती है किसकी, चंगेज खान, समुद्र खान या फिर सार्वभौमिक शासक की उपाधि उसको दी जाती है और वो मंगोल का महानायक बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि फिक्स है आप लोगों के लिए इस चैप्टर से, क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारणों ने सहायता पहुंचाई। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चंगेज खां की अगर आप सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करोगे तो सबसे पहले घुड़सवारी का कौशल अनुभव था इनके पास, है ना, बहुत अच्छे तरीके से घुड़सवारी करते थे। इसके अलावा तीरंदाजी का अनुभव भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था इनके पास। घोड़े पे सवार होकर जो तीरंदाजी करते थे कतई खतरनाक करते थे और ये उन्होंने जंगलों में शिकार करते समय ये इन्होंने प्राप्त किया था। मौसम की अच्छी खासी जानकारी थी इनको। मौसम की जानकारी होने की वजह से जो प्रचंड शीत ऋतु है उसमें भी अपने अभियान को चलाते थे और
अपने दुश्मनों को हराने में कारगर थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, कुछ घेराबंदी की नीति भी बना रखी थी, बहुत अच्छी घेराबंदी नीति बना रखी थी, जिससे कि अपने दुश्मनों को बहुत ही नियोजित ढंग से घेरते थे और उसके बाद उनको पटक पटक के मारते थे, समझ रहे हो। इसके अलावा इसके इंजीनियरों ने कुछ ऐसे हलचल उपकरण बना लिए थे या ऐसे बमबारी वगैरह का निर्माण कर लिया था जिससे कि दुश्मनों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया जा सकता था। तो ये भी चंगेज खान की सेना को जीत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगोल साम्राज्य को चंगेज खां की क्या देन है, ठीक है। तो वैसे तो चंगेज खां को एक हत्यारा, एक लुटेरा कहा जाता है जिसने हजारों नगरों को ध्वस्त कर दिया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। लेकिन चंगेज खां ने मंगोल के लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब भी जाके वो वहाँ का महान शासक बन पाया, महानायक बन पाया, है ना। उसने मंगोलों को संगठित किया, क्योंकि मंगोल लोग भाई यायावर थे, घुमक्कर थी, उसने संगठित किया इन लोगों को, है ना। लंबे समय से जो कबीलाई लड़ाई वहाँ पे चली आ रही थी, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उसको उसने बंद किया। चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई मंगोल लोगों को। उसने एक विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। उसने व्यापारिक मार्ग है उनका पुनर्निर्माण करवाया, बाजारों को एक नया जीवन दिया, है ना। फलस्वरूप मंगोल साम्राज्य जो था, मंगोलिया जो था, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध बना। तो ये देन है मंगोल मतलब चंगेज खां की, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, चार उलूस का गठन किस प्रकार हुआ, इस उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। यहाँ पे चार उलूस के बारे में आपको बताना है। तो देखो चंगेज खां ने क्या किया था, अपने चार पुत्रों को सत्ता सौंप दिया था सत्ता चलाने के लिए, और इसी से क्या होता है कि उनकी अलग अलग सीमाओं का निर्धारण होता है और इसी से चार उलूस का गठन होता है, ठीक है। अब देखिए चार उलूस की बात करें तो चार उलूस में सबसे इसके बड़े पुत्र की हम बात करें, है ना। चार उलूस यानी कि चार सीमाएं कौन कौन सी थी जो कि अपने पुत्रों के लिए निर्धारित किया था चंगेज खां ने। तो चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जोची जिसका नाम था, उसको रूस का स्टेपी क्षेत्र प्राप्त हुआ, है ना। इसके बाद उसका जो दूसरा पुत्र था चगताई, उसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर का जो पर्वत का उत्तरी क्षेत्र था वो उसको दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा चंगेज खां ने संकेत दिया कि उसका जो तीसरा जो पुत्र होगा ओगोदेई, उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। और ओगोदेई जो है उसने अपनी राजधानी काराकोरम में स्थापित की थी। चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र की अगर हम बात करें जिसका नाम क्या था तुलोई, उसको अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से चार उलूस का गठन होता है, बस इसमें आप इतना ही याद रखिए, काफी है। अगला क्वेश्चन आता है, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई। तो चीन की महान दीवार बनने के पीछे का जो कारण है वो आपको सभी को मालूम है कि जो ये यायावर लोग थे, यायावर कबीले के लोग थे, वो चीन के ऊपर बार बार आक्रमण करते थे, वहाँ के किसानों का सामान नगरों को लूट लेते थे, किसानों के सामान को लूट लेते थे। तो इसी आक्रमण से बचने के लिए चीनी शासकों ने एक सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई, है ना। उसी को चीन की महान दीवार कहा गया। एक और क्वेश्चन आप कर लो, चंगेज खान सिंध नदी से मंगोलिया वापस लौटना चाहता था, परंतु उसने अपना विचार क्यों बदल लिया। मतलब सिंध नदी होते हुए, इंडिया होते हुए वो मंगोलिया जाना चाहता था, लेकिन वो इंडिया क्यों नहीं आया। तो सबसे पहला कारण तो ये था इंडिया ना आने का, वो था कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो जहाँ से आया था वो ठंडा एरिया था। प्राकृतिक आवास में कठिनाई, यहाँ पे भाई, और यहाँ के मौसम उसके अनुकूल नहीं था, वहाँ पे ये रह नहीं सकता था भारत में, है ना, भारतीय भूभाग में। उसके समन यानी कि पैगंबर ने कुछ अशुभ संकेत दे दिए कि भाई इधर आएगा तो हो सकता है काम तमाम हो जाए उसका, कुछ ऐसा मतलब अशुभ संकेत मिले ईश्वर से, ठीक है। तो इस वजह से भी वो भारत नहीं आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामंतवाद क्या है, इसकी आर्थिक विशेषता बताइए। देखिए सामंतवाद की अगर हम बात करें तो सामंतवाद जो है, ये जो शब्द है वो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा, है ना। और यह प्रणाली जो है वो जमीन से जुड़ी एक प्रणाली है। यह एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में विकसित हुई थी। ये सामंतवादी व्यवस्था का विकास फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है मध्यकाल में।
आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद जो एक प्रकार की कृषि उत्पादों को व्यक्त करता है, जिसमें लॉर्ड होते थे, लॉर्ड और किसानों के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध होता था, है ना। किसान अपने खेतों के साथ साथ क्या करते थे, इस व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में, किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी खेती करते थे, और लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले उनको सुरक्षा प्रदान, सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक नियंत्रण भी होता था, उनके जीवन का निर्धारण करने का नियंत्रण भी लॉर्ड को दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उनकी क्या भूमिका थी? तो यहाँ पे प्रथम वर्ग के बारे में बताना है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रथम वर्ग कौन सा वर्ग था? तो आप सभी को मालूम है, प्रथम वर्ग है पादरी वर्ग। यहाँ पे हम पादरी वर्ग की बात करेंगे, जिसमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले पोप, बिशप और पादरी, है ना। इन तीनों को हम पादरी वर्ग में ही रखते हैं। ठीक है, कैथोलिक चर्च में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पोप पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे और ये रोम में रहते थे। चर्च के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था, है ना। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन कौन करते थे? बिशप करते थे। ठीक है, बिशप, ये विशेष हो गया यहाँ पे, मार्गदर्शन बिशप। आप क्या लिखेंगे? बिशप लिखेंगे। ठीक है, ये बिशप करते थे मार्गदर्शन, और पादरी भी करते थे। अधिकांश गांव में अपने चर्च होते थे। यहाँ प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। चर्च के अपने नियम थे, हर एक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। ठीक है, कृषि दास है या फिर शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति है, स्त्री है, वो पादरी नहीं हो सकती थी। पादरी बनने के लिए पुरुष होना जरूरी था और विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, बिशप के पास भी क्या होता था भाई? लॉर्ड की तरफ विस्तृत जागीरें होती थी, वो अपने शानदार महलों में रहते थे। चर्च के कृषक से एक वर्ष में उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसको तीत कहा जाता था। तीत एक प्रकार का टैक्स था जो कि चर्च लेता था किससे? किसानों से, उनकी उपज का 10वां भाग। धनी लोग भी क्या करते थे? बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे। किसको? चर्च को। तो चर्च का आय का ये भी एक तरीके का सोर्स था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यूरोपीय समाज से जो दूसरा वर्ग था, आप सभी को मालूम है, वह है अभिजात वर्ग, है ना। परंतु सामाजिक प्रक्रिया में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जमीन पे इनका नियंत्रण था। जमीन पे नियंत्रण इनका एक प्रथा के कारण था, जिसको हम बोलते हैं वैसलेज नामक प्रथा। वैसलेज नामक प्रथा की वजह से ही जमीन पे इनका मालिकाना हक था। ठीक है, भूस्वामी और अभिजात राजा के अधीन होते थे। मतलब ये जो जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे, वो राजा के अधीन होते थे, जबकि जो किसान होते थे वो किसके अधीन काम करते थे? भूस्वामी यानी कि अभिजातों के अधीन काम करते थे, उनके अंडर रह के काम करते थे। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी, है ना। वो अपनी संपदा पर पूरा नियंत्रण रखते थे, उनको अपने संपदा पर पूरा नियंत्रण था। वो अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, और ये इनकी जो सेना थी वो सामंती सेना कहलाती थी, यानी कि राजा को जब जरूरत होती थी तो ये सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे। ये अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी खुद की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। अभिजात अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों के मालिक होते थे। ठीक है, उनकी विस्तृत जमीनें जो थी उसको हम क्या बोलते थे? इनकी जमीन को मिलर कहा जाता था, इनके घर को मिलर कहा जाता था, जहाँ पे उनकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती थी। ठीक है, और उनकी व्यक्तिगत जमीनें किसानों द्वारा जोती जाती थी। इन किसानों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ आवश्यक पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया अभिजात वर्ग के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसानों के बारे में, वैसे कम आता है तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है। मीनर की जागीर के बारे में हम कर लेते हैं। मीनर के बारे में क्वेश्चन आता है भाई। तो मीनर की जागीर क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए, मीनर की जागीर की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में लॉर्ड का जो अपना भवन होता था, अपना घर होता था, उसको मीनर कहा जाता था, और वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के स्वामी होते थे। किसी छोटे मीनर में दर्जन भर परिवार और बड़े मीनर में 50 से 60 परिवार रह सकते थे। मीनर की जागीर की प्रमुख विशेषता की बात करें तो दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर उपलब्ध होती थी, यहाँ उपलब्ध रहती थी, है ना। अनाज जो है वो खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई औजारों की देखभाल और मरम्मत करते थे। राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें सूत काटती और बुनती थी।
बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में काम करते थे, यानी कि शराब वगैरह बनाने का काम करते थे। जागीर में विस्तृत रमणीय भूमि होती थी, यानी कि सुंदर भूमि होती थी, वन होते थे जहाँ पे लॉर्ड शिकार करने जाते थे। मीनर पर चारागाह भी होता था जहाँ उनके पशु चरते थे और घोड़े चरते थे। मीनर पर एक चर्च भी होता था और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी बना हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें बता देना। अगला क्वेश्चन आता है नाइट वर्क के बारे में। भाई नाइट वर्क के बारे में आप लोग जरूर करके जाना, नाइट वर्क की विशेषता बताइए। तो देखो 9वीं सदी में क्या होता है कि उस समय युद्ध होते थे और युद्ध में क्या था कि पैदल सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि किसानों को ही पैदल सैनिक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था। अब सैनिक जो है, घुड़सवार जो सिपाही है, घुड़सवार सैनिक है, उसकी कमी थी। तो इसलिए लॉर्ड ने क्या किया, एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसको हम बोलते हैं नाइट्स। ठीक है ना। लॉर्ड्स ने क्या किया, नाइट वर्ग को बढ़ावा दिया और लॉर्ड उसी प्रकार से नाइट से जुड़े हुए थे जिस तरीके से लॉर्ड राजा से, है ना, मतलब नाइट उसी तरीके से लॉर्ड से जुड़े हुए थे जिस तरीके से लॉर्ड राजा से जुड़े होते थे। पूरी तरीके से इन दोनों के बीच में संबंध सेम था। जैसे कि लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जिसको क्या कहा जाता था, फीफ कहा जाता था, है ना। और फिर फीफ जो है, फीफ बिल्कुल मीनर की तरह होता था। फीफ जो है 1000 से 2000 एकड़ में फैला होता था और फीफ वाले भूमि पे जो नाइट है, नाइट वर्ग की जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होती थी। ठीक है, जो भी चीज उनको चाहिए सब कुछ मिलेगा उनको। जैसे सामंती मीनर, मीनर में जैसे मीनर की जमीन को किसान जोतते थे, उसी तरीके से फीफ की जमीन को भी किसान ही जोता करते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी देता था। अब भाई लॉर्ड ने इतना कुछ नाइट के लिए किया है ना, तो जाहिर सी बात है कि नाइट वर्ग को भी लॉर्ड के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो पूरी तरीके से नाइट जो है वो अपने राजा को, राजा कह रहा हूँ, लॉर्ड को वचन देते थे कि उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अब वो अपने सैन्य अभ्यास, अपनी रण कौशल को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, सैन्य अभ्यास करते थे, है ना, पुतलियों के साथ, पुतली कह रहा हूँ, पुतलों के साथ एक तरीके से अभ्यास करते थे, तीरंदाजी का अभ्यास वगैरह करते रहते थे। ठीक है, तो ये आपका नाइट वर्क के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है भिक्षुओं के बारे में है। मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं के जीवन तथा मठवाद का वर्णन कीजिए। देखिए, भिक्षु विशेष प्रकार के श्रद्धालु यानी कि मतलब ईसाइयों की एक श्रेणी थी। ये अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे। ये लोग नगर और गांव से दूर रहना पसंद करते थे, एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे, है ना। और ये जहाँ रहते थे उसको हम क्या बोलते हैं, एबी या फिर मठ बोला जाता है, मोनेस्ट्री या मठ बोला जाता है इसको, जहाँ पे ये रहते थे। ठीक है, अब दो सबसे प्रसिद्ध मठों का नाम भी बता रखा है, जैसे कि 529 में इटली में सेंट बेनेडिक्ट मठ था और दूसरा जो था वो 910 में बना था बरगंडी में स्थापित क्लूनी, है ना, बरगंडी में क्लूनी। ठीक है, भिक्षु अपना सारा जीवन इसी में, मतलब एबी में रहने, अपना समय प्रार्थना वगैरह करने में और शारीरिक श्रम जैसे कार्य करने में बिताते थे। भिक्षुओं का जीवन पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। जो पुरुष होते थे उनको मुंक कहा जाता था, है ना, और स्त्रियों को नन कहा जाता था। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग मठ बने होते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये आपके इनके बारे में हो गया। किसके बारे में, भिक्षुओं के बारे में हमने कर लिया है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, इस संकट के क्या परिणाम निकले। तो 14वीं शताब्दी का संकट आपको बताना है। एक तीसरी शताब्दी का संकट था जो कि रोमन साम्राज्य के बारे में था, ये यूरोप के बारे में। ठीक है, तो देखो यूरोप में क्या होता है, 14वीं शताब्दी में एक संकट का समय देखने को मिलता है। इस समय मौसम में परिवर्तन आता है। मौसम में परिवर्तन ये आता है कि ग्रीष्म ऋतु के जगह पे अब ठंड ऋतु ने ले लिया था। ठीक है, शीत ऋतु ने ले लिया था, जिसकी वजह से दिन का आकार जो था वो छोटा हो गया था, काम करने के लिए कम समय मिलता था, है ना। इसी समय आंधी तूफान आने की वजह से, सुनामी आने की वजह से फसल वगैरह नष्ट हो रहे थे, जिससे कि भोजन की उपलब्धता कम हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलता है। एक तरफ फसल की उत्पादन लगातार कमी होती जा रही थी और जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों की कमी लगातार देखने को मिल रही थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो भूखमरी की वजह से, अकाल की वजह से मारे जाते हैं। ठीक है, चांदी के उत्पाद में कमी आ जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रिया और सार्बिया जैसे जो चांदी की खदानें थी यहाँ पे, वहाँ पे चांदी का जो उत्पादन है कम हो जाता है, जिसकी वजह से
सिक्के नहीं डाले जा सकते थे, अब सिक्के नहीं डाले जाएंगे तो व्यापार भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा महामारी भी फैल जाता है, जिस समय प्लेग महामारी, प्लेग की जो महामारी है वो फैल जाती है, क्योंकि चाइना और एशिया से बहुत ज़्यादा जो समुद्री जहाज़ें जो वहाँ जा रही थी यूरोप में, तो वहाँ से चूहे जाते हैं, चूहे की वजह से यहाँ पे प्लेग की महामारी फैल जाती है, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकलता है, देखो एक तो भाई लोगों का विस्थापन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कमी के कारण। अब देखो प्लेग जैसी महामारी जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, तो मजदूरों की संख्या में भी भारी कमी आ जाती है, जिससे कि एक असंतुलन की व्यवस्था फैल जाती है ना। खरीदारों की संख्या में कमी आने से कृषि उत्पादों के मूल्य लगातार गिरने लग जाते हैं। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों की, विशेषकर कृषि मजदूरों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है, जिससे कि उनकी मजदूरी दर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बताइए इसमें। उसके बाद फ्रांस के कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। फ्रांस के कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए, तो देखो धनी लोग क्या करते थे, चर्च को बहुत ज़्यादा पैसे दान दिया करते थे। अब इन दान से ही क्या हुआ, विशालकाय चर्च बनाए गए, इन्हें कैथेड्रल कहा जाता था। जो विशालकाय चर्च बने उसको क्या कहा जाता था, कैथेड्रल, है ना। अब इसके आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे घर वगैरह बना के रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, है ना। और इसी के आसपास जो भी छोटे छोटे जो नगर उभर के सामने आए, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैथेड्रल नगर बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना आप याद रखिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण के बारे में बताना है। तो देखिए पुनर्जागरण को मतलब हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, है ना, जैसे नामों से हम, पुनरुत्थान जैसे नामों से हम इसको जानते हैं। और ये 13वीं सदी के बाद एक तरीके से एक ऐसा समय काल था, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें मनुष्य एक चेतना युक्त बन जाता है, उसके अंदर चेतना का विकास होता है, और यही पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको रिनेसा कहा जाता है, और ये मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना, है ना। तो इसका अलग अलग समय काल बताया गया है, लेकिन इसका जो मेन समय काल माना जाता है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, वास्तव में जो आधुनिक यूरोप है, आधुनिक यूरोप की शुरुआत पुनर्जागरण से ही मानी जाती है, पुनर्जागरण से ही माना जाता है कि आधुनिक यूरोप का शुरुआत होता है। प्राचीन काल में आपको पता है कि यूरोप में दो नगर, यूनान और रोम, जो है कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन मध्यकाल आते आते तक यहाँ पे रोमन सभ्यता लुप्त हो गई थी, है ना। लेकिन फिर से पुनर्जागरण काल में क्या होता है कि रूढ़िवादी परंपरा का जो स्थान है वो तर्क ने ले लिया था, और फिर से प्राकृतिक सौंदर्य की पूजा होने लगी थी। यही कहीं ना कहीं पुनर्जागरण थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। मानवतावाद क्या है, मानवतावाद के बारे में आपको इसमें बताना है। तो पुनर्जागरण काल में ही एक मानवतावादी विचारधारा उभर के सामने आती है। मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, मनुष्य में रुचि लेना, उसकी समस्याओं का समाधान करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है, मानव जीवन के महत्व को मानता है, और उसको और ज्यादा सुधारने की और उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा ही लोक को महत्व दिया गया। यही मानवतावाद था कि भाई हम इस लोक में रहते हैं, इस लोक में रहते हैं तो सब कुछ यही होगा, अच्छा बुरा जो भी है सब यही भी होना है ना। मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाते हैं। पेट्रार्क जो है वो बहुत बड़े मानवतावादी थी। उसने अंधविश्वासों तथा धर्माधिकारियों के जीवन प्रणाली की आलोचना की थी। ठीक है, तो ये आपके मानवतावाद के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखो मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण काल में क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन की भी शुरुआत देखने को मिल जाता है। ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है। तो इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो पोप तथा अन्य धर्माधिकारी धार्मिक निरंकुश तथा असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना, है ना। जो धर्माधिकारी थे यानी कि जो पोप थे, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। उनके नैतिक जीवन को सुधारना था, चर्च में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना था, है ना। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल देना था। इसके अलावा जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित ना रहकर परमात्मा पर आश्रित बनाना। मतलब कि भाई जो पोप है उस पर आप आश्रित नहीं रहो, मोक्ष आपको पोप नहीं दिलाएंगे, बल्कि आपको परमात्मा पर निर्भर होना चाहिए, है ना। प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य थे धर्म सुधार आंदोलन के।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है धर्म सुधारकों ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में रोम कैथोलिक चर्च और पादरियों के किन रीतियों और प्रथाओं के विरुद्ध आपत्ति जताई। ठीक है, मतलब पादरी और जो कैथोलिक चर्च है उसकी कौन सी रीतियां थी जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन चला था, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इस आंदोलन के कारण लिखिए, किन कारणों से धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यही है कि भाई इसी में तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर कौन थे, उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, तो कुल मिला के पोप के विरुद्ध आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन चलाने के कारण इसमें पूछा गया है। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन वह आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में क्या होता है, एक प्रोटेस्टेंट शाखा का उदय देखने को मिलता है ना। ईसाई धर्म एक दूसरी शाखा में विभाजित हो जाती है, जिसको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। इस शाखा का जन्मदाता कौन था, मार्टिन लूथर था, है ना। मार्टिन लूथर जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और धर्म सुधार आंदोलन के उत्थान के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण ये था कि भाई जो चर्च है उसने बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लिया था। पोप और उच्च पदों पर नियुक्त पादरी लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे थे, है ना। इस कारण बहुत से लोग उनसे घृणा करने लगे थे। ठीक है, इसके अलावा चर्च में क्या हो रहा था, पादरी के पदों को बेचा जा रहा था। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे कि पादरी के पद को ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जाता था जिसको भाई कोई नॉलेज नहीं है इस पद के बारे में, है ना। पोप तथा पादरी माफीनामा बेचते थे, दंड मुक्तियाँ बेचते थे, जिससे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे कि भाई इसको आप पढ़ो, इसको आप खरीदो और आप अपने पापों से मुक्त हो जाओ, है ना। पोप जनता से अनेक प्रकार के कर और शुल्क वसूलते थे, ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी ये बातें। तो इन सभी वजह से स्टार्ट किया गया क्या, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास कब हुआ, इसका क्या महत्व रहा। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की हम बात इसमें करने वाले हैं, उसका क्या महत्व रहा उसकी हम बात करेंगे। तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास देखने को मिलता है। इसके लिए यूरोपीय लोग चीनी तथा मंगोल शासकों के ऋणी थे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इन तकनीकों से परिचित हुए थे। मतलब लिखने की जो कला है कहीं ना कहीं ये चीनी और मंगोलियों की ही देन है ना। इससे पहले किसी ग्रंथ की हस्तलिखित पंक्तियां ही होती थी। मतलब जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना था, ये प्रिंटिंग मशीन नहीं बना था, तब लोग हाथों से चीज़ों को लिखते थे। लेकिन 1455 में क्या होता है, जो जोहानेस गुटेनबर्ग है, उन्होंने पहला छापे खाने का निर्माण कर लिया। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन बना दी उन्होंने, और पहली जो मतलब किताब जो छपी थी बाइबल की 150 पंक्तियाँ जो थी उसको छापी गई थी, है ना। अब देखिए इसका महत्व क्या रहा कि भाई अब तेजी से शिक्षा का प्रचार हो सकता था। जब ये मुद्रित पुस्तकें छपने लगी तो अब जो स्टूडेंट थे उनको अध्यापक द्वारा बनाए गए नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, बल्कि नए विचारों को फैलाने में बहुत तेजी से काम किया जा सकता था, नए विचारों को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता था। ठीक है, बस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस चैप्टर से कि कोपरनिकस तथा उसके ब्रह्मांड संबंधित विचारों पर टिप्पणी कीजिए। कोपरनिकस के बारे में और उसने ब्रह्मांड संबंधित जो भी विचार रखे हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ईसाइयों की क्या धारणा थी कि मनुष्य पापी है, उसके पाप की वजह से जो पृथ्वी है वो स्थिर हो गई है ना। लेकिन जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपरनिकस, वो उनका विचार अलग था। ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापियों के पाप से ज़्यादा भारी हो गया है, इस वजह से ये स्थिर है ना। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और मैंने बताया नहीं आपको कि उनका ये भी कहना था कि पृथ्वी स्थिर है, ब्रह्मांड का केंद्र है और इसके चारों तरफ दूसरे ग्रह क्या करते हैं, घूमते हैं, है ना। लेकिन कोपरनिकस ने इस बात को नकार दिया। कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। और वो एक निष्ठावान ईसाई भी था कोपरनिकस, तो उसको इस बात का भय था। वो अपने मतलब उसने जो अपनी पांडुलिपि दी रिवल्यूशनिवस जो प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि भाई जो ईसाई है धर्मावलंबी, जो मतलब धर्म में विश्वास करने वाले जो कट्टर ईसाई है, उनको मरवा देंगे, है ना। जब वो अपनी मृत्यु सैया पर पड़े हुए थे तब उन्होंने क्या किया, अपनी इस पांडुलिपि को अपने अनुयायी
जो सी मेरिटिकस को सौंप दिया, है ना, परंतु इनके इस विचार को ग्रहण करने में काफ़ी समय लगा था। ठीक है, तो ये कोपरनिकस के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आप लिख देंगे कोपरनिकस के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है तो। देखो अगला क्वेश्चन है, कोपरनिकस के सौर मंडलीय विचार को आगे बढ़ाने में किन किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। देखो कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में सबसे पहला जो विद्वान जिसका योगदान रहा हुआ है जोहानेस केपलर। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफी मिस्ट्री में सौर मंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बताया कि भाई सौर मंडल में सूर्य केंद्र है इसका और सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं। इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। गैलीलियो गैलीली की बात करें तो उन्होंने आपको पता है कि दूरबीन भी बनाया था जिससे कि सारी बातें जो भी कोपरनिकस कहते थे उसको सिद्ध किया गया, है ना। न्यूटन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया था, सिद्धांत को विकसित किया था, जो कि साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटलर या फिर आबादकार शब्द से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सेंटलर या फिर आबादकार जो है इससे अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से है। मतलब कि बाहर से आकर जो भी लोग बस जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेंटलर या फिर आबादकार कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए, ठीक है, और फिर अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटलर शब्द का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासियों के जीवन शैली की 3 विशेषता बताइए। जो उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे उनके जीवन शैली की विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे वो नदी घाटी के आसपास गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वो मछली खाते थे, मांस खाते थे और सब्जी वगैरह उगाते थे, सब्जी और मक्का उगाते थे। ये प्राय मांस की तलाश में लंबी यात्रा करते थे। उन्हें जंगली भैंस यानी कि जिसको हम बाइसन भी बोलते हैं उसकी तलाश रहती थी और उसको ही पकड़ के उसका शिकार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करके जाना भाई आप लोग कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देख के दुखी क्यों थे। जो यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो वहाँ के जो मूलवासी थे, उत्तरी अमेरिका के मूलवासी, वो यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देख के दुखी क्यों थे। देखिए उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों की अगर हम बात करें तो यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान वो मूलवासी करते थे वो उसको क्या समझते थे, दोस्ती का उपहार। दूसरी तरफ अमीरी का सपना लेके आए थे यूरोप के लोग, उनके लिए मछली, रोएदार खाल, है ना, ये मुनाफे की चीज़ें थी जिसको यूरोप में बेच के काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे, है ना। और ये जो वस्तुएं जो होती थी, इन वस्तुओं के दाम के बारे में, कीमत के बारे में वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था, है ना। उनको मालूम नहीं था कि ये चीज़ें यूरोपीय बाजार में बेच के ये यूरोपीय लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता था कि यूरोपीय लोग उनके सामान के बदले तो कभी कुछ सामान दे देते थे, कभी कभी क्या होता था कि उनको कुछ भी नहीं देते थे। अब यूरोपीय लोगों ने क्या किया था, लालची थे, लालच के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे जंगली भैंसों को मार डाला था। बहुत ज़्यादा संख्या में जंगली भैंसों का शिकार किया रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए। इससे भी यूरोपीय वासियों को मतलब जो सॉरी जो मूलवासी थे उनको डर था कि भाई ये जो जंगली जानवर है उनसे इस विध्वंस का बदला जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखें। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो यूरोपीय इतिहासकारों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने अपनी पुस्तकों में केवल ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे जो यूरोपीय लोग थे उनकी उपलब्धियों का गुणगान किया, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। उनकी परंपराओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बिल्कुल भी कोई जगह उनको नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि यहाँ के जो मूलवासी थे उनकी कोई अपनी परंपरा नहीं थी, उनका ना तो कोई इतिहास था, है ना। और यहाँ तक कि यूरोपीय लोग इनको हिंसक बताते हैं, क्योंकि कैप्टन को की आई थिंक एक मूलवासी द्वारा हत्या कर दी जाती थी, तो उसके बाद इनको हिंसक बताया गया था और इन वजह से इनको इतिहास की पुस्तक में जगह नहीं दी गई।
अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास के एक सेकेंड। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहाँ के मूल निवासियों की जो समुदाय है उसकी जानकारी दीजिए। मानव का इतिहास क्या है, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों का क्या इतिहास है, कहाँ से आके बसे हैं उसके बारे में बताना है, और वहाँ के समुदायों की जानकारी भी देनी है मूल निवासियों के बारे में। देखो, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। आरंभिक मनुष्य जिसको आदि मानव जिसको हम एवोरिजिनीज कहते हैं, है ना, एवोरिजिनीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगभग आज से 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। 40,000 साल पहले वे न्यू गिनी से आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु के द्वारा जुड़ा हुआ था। कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से आए थे। एवोरिजिनीज जो थे वो कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से आए थे। इसके विपरीत मूल निवासियों की अपनी परंपरा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे आरंभ से ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उनकी ये परंपरा है कि अनुसार उनका यही मानना है कि हम यहीं पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं, है ना। मूल निवासियों के समुदाय 18वीं सदी के अंतिम चरणों में ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों के लगभग 350 से 750 समुदाय रहते थे। 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतने समुदाय वहाँ पे निवास करते थे। इनमें से प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा थी, है ना। देसी लोग एक अन्य विशाल समूह उत्तर में रहता था, मतलब देसी लोगों का जो एक विशाल समूह था वो कहाँ रहता था? उत्तर में रहता था। 2005 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का लगभग 2.4% भाग इन लोगों की थी। और इनको क्या कहा जाता था? टॉरस स्ट्रेट टापुवासी इनको कहा जाता था। इसके लिए एबोरिजिनी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जो अभी हमने इन समुदायों की जो बात की है, इनको टॉरस स्ट्रेट्स टापुवासी कहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ के मूलवासियों के बारे में है, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाए। अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर ले, जो कि फिक्स है भाई, पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है? संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में इसका क्या योगदान रहा? ठीक है, तो देखो, गोल्ड रश मतलब सोने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई यहाँ पे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, एक राज्य कह सकते हैं कैलिफोर्निया, वहाँ से सोने के कुछ चिन्ह मिले थे। इसने क्या किया? गोल्ड रश को जन्म दिया। और ये एक तरीके से अफवाह फैल गई कि भाई यहाँ पे ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा सोना है ना। जब अफवाह फैली तो बहुत सारे यूरोपीय लोग तुरंत यहाँ पे पहुँचने लग गए और यहाँ पे भीड़ से लग गई यूरोपीय लोगों की। इसने क्या किया? अमेरिका के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। सबसे पहले भाई इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका में रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए उद्योग धंधों का विकास होने लगा। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन आरंभ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का भी विकास देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देना, गोल्ड रश वाला है और इम्पोर्टेंट है, आता है 8 नंबर में आ जाता है, कई बार 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है नेटिव या मूल निवासी शब्द से क्या अभिप्राय है? नेटिव या फिर मूल निवासी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो नेटिव या मूलवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान समय पे बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, मतलब वो जिस स्थान पे पैदा हुए वहीं पे लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहाँ के मूलवासी बोलेंगे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में यह शब्द यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल निवासी का मतलब। मूल निवासी वो लोग हैं जो किसी स्थान पे बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन है चीन के भौतिक भूगोल, प्रमुख जाति समूह तथा वहाँ की भाषाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। यहाँ पे हम चीन के भूगोल की बस बात कर लेते हैं। देखिए, चीन की भूगोल की बात करें तो ये एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ पे कई प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र मौजूद हैं। इसमें 3 प्रमुख नदी है, पीली नदी और पीली नदी अथवा इसको हुआंग नदी भी बोलते हैं, ठीक है। संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी और पर्ल नदी, ये 3 नदी है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? पहाड़ों से घिरा हुआ है। जातीय समूह की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी जो जातीय समूह है हान है। यहाँ की प्रमुख भाषा है चीनी। हान के अतिरिक्त चीन में कई अन्य राष्ट्रीय भाषाएं भी है, जैसे कि ये नाम बता रखे हैं आप, पढ़ लो। उईघूत, हुई, मांचू और तिब्बती भाषा के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है, जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। जापान में क्या होता है, 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था लागू की जाती है, नई शिक्षा नीति आती है। उसकी विशेषता क्या है कि 1870 के दशक में जापान की नई विद्यालय व्यवस्था अपनाई गई। इसके अनुसार सभी लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक ऐसी स्थिति आ गई कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी गई। आरंभ में पाठ्यक्रम पश्चिमी नमूने पर आधारित थी, परंतु बाद में आधुनिक विचारों पर बल देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। पाठ्यक्रम में किताबों के चयन तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर शिक्षा मंत्रालय ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। सारा कुछ नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था, है ना। नैतिक संस्कृति के विषय पढ़ाने पर जोर दिया गया। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। तो ये 1870 के दशक में जो नई विद्यालय व्यवस्था अपनाई गई थी उसके पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र के एकीकरण के लिए जापान की मेजी सरकार ने क्या कदम उठाए थे। ऊपर वाला जो हमने नई विद्यालय व्यवस्था पढ़ा है वो भी मेजी सरकार द्वारा ही कदम उठाए गए थे, और यहाँ पे राष्ट्र के एकीकरण के लिए भी मेजी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए थे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गाँव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया। एक नई प्रशासनिक ढांचा उसने लागू किया, सीमाओं को बदल के। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के पास पर्याप्त राजस्व होना चाहिए, यानी कि इनकम के सोर्स होना चाहिए, जिससे कि वो स्कूल कॉलेज वगैरह चला सके, स्वास्थ्य सुविधाओं वो लोगों को दे सके। ठीक है, 20 साल से अधिक आयु वाले प्रत्येक नवयुवक के लिए कुछ समय के लिए सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। राजनीतिक दलों के गठन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल अगर गठित होगा तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया लागू की गई। सेंसर व्यवस्था को कठोर बनाया गया। ऐसे परिवर्तनों के कारण सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये सेंसर व्यवस्था को मजबूत करने का मतलब ये है कि सरकार के बारे में ज़्यादा मीडिया वाले लिख नहीं सकते थे। ठीक है, ये हो गया। आगे मेजी पुनर्स्थापना के बारे में कर लो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं, जापान की आधुनिकीकरण में इसका क्या महत्व रहा। तो देखिए, होता क्या है कि जापान में शताब्दियों से जो शोगुनों का शासन चला आ रहा था उसको लगभग 1868 में समाप्त कर दिया जाता है और सम्राट को फिर से सत्ता में लाया जाता है। सम्राट का जो पद है वो फिर से सर्वोपरि हो जाता है ना, सबसे ऊपर हो जाता है। और ये जो परिवर्तन हुआ इसी को क्या कहा जाता है, मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है ना। यानी कि सम्राट जो है वो फिर से सत्ता में बहाल हो गए। जो शोगुनों का जो नियंत्रण वहाँ पे इतने लंबे समय से चला आ रहा था, है ना, तो उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, अब जो मेजी है, मेजियों के समय काल में क्या होता है, जापान के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, कृषि पर कर लगाते हैं। जापान में रेलवे लाइन का विस्तार किया जाता है। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया जाता है। मजदूरों को विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाता है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की जाती है। कंपनियों को सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, मेजियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। उनके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है और उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक चीन का संस्थापक है सन यात सेन। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। वह एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, और उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी। ठीक है, परंतु वह चीन के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उन्होंने जो 3 सिद्धांत चाइना के विकास के लिए दिया था, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो सन मीन चुई, जिसको हम बोलते हैं सन मीन चुई, ये 3 सिद्धांत को बोला जाता है। 3 सिद्धांत में सबसे पहले है राष्ट्रवाद। सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था, राष्ट्रवाद का, जिसका मतलब ये था कि मांचू वंश को सत्ता से हटाना है। इसको एक विदेशी वंश मानते थे, है ना, तो वो चाहते थे कि मांचू वंश को सत्ता से हटाया जाए। यही राष्ट्रवाद का मतलब था इनके लिए। गणतंत्र का जो सिद्धांत था, इसका मतलब ये था कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। समाजवाद का मतलब ये था कि भाई
सरकार जो है सभी की भलाई के लिए काम करे, गरीबों की ज़रूरत जो है भोजन, कपड़ा, मकान, परिवहन साधन, ये सब जो सरकार है वो सस्ते से सस्ते दाम पे उपलब्ध कराए। ठीक है, बस आप इतने क्वेश्चन कर लो। मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो चुकी है और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब बस आप लोग इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, लाइक कम से कम ज़रूर कर दे ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचा सके। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप मेरे को अभी भी कमेंट में बता सकते हैं। कल का दिन है हमारे पास, संडे का दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के उस डाउट के ऊपर ही वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।